हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी का जो मैथिली का सिलेबस है और यूपीएससी का भी काफ़ी कुछ कॉमन है, तो उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इस पूरे सिलेबस को एनालाइज करेंगे। हर टॉपिक के लिए थोड़ा एक छोटा छोटा सिनॉप्सिस अगर हम लोग को मिल जाता है तो एक आइडिया लगेगा आप सभी प्रिपरेशन करने वालों को कि कैसे हर टॉपिक को हम लोग सिनॉप्सिस के तौर पे तैयार करके रख सकते हैं, और वो सिनॉप्सिस काफ़ी है आपका उस टॉपिक से जुड़े किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने में। ये आप लोग यूटिलिटी में जानेंगे और उसके बाद फिर उस टॉपिक से संबंधित जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको देखेंगे कि आपका जो सिनॉप्सिस है वो किस हद तक कारगर है उस चीज़ को एड्रेस करने में जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये पहला भाग है। इस सीरीज में 4-5 वीडियो आने चाहिए, अभी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, ये पहला है हमारा। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये खंड क है जो सेक्शन 1 है बीपीएससी के सिलेबस का। आज वाले में हम लोग जो पहला 4 टॉपिक है उसको देखेंगे। मैथिली भाषा का उद्गम, भारूपीय भाषा परिवार में मैथिली के स्थान, मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम, इसके अलावा जो चौथा है हिंदी बांग्ला भोजपुरी मगही एवं संथाली भाषा के संग मैथिलिक संबंध। ये 4 टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना जो मैथिली भाषा का उद्गम और भारूपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। ये दोनों लगभग आपका सिमिलर ही टॉपिक है, तो इन दोनों को एक साथ में क्लब करके मैंने इसको देख लिया है। तो इसमें उद्गम की बात जहाँ तक की जाए मैथिली की, तो माना जाता है कि भारूपीय भाषा परिवार से मैथिली की उत्पत्ति हुई है। अब परिवार, भाषा परिवार वाला वो वाला चीज़ कहाँ से आता है? तो जितना भी भाषाविद लोग हैं उन्होंने संसार की समस्त भाषा को लगभग 16 से 20 परिवार में बांटा है। अब आते हैं कि इसमें नामाकरण, इसको भारूपीय नाम क्यों दिया जाए। तो इसमें जो है जॉन प्रिंसेप और स्कोली जी, ये 2 आदमी समर्थन किए और ये बोले कि जो भाषा आपकी भारत के क्षेत्र वाली है और जो यूरोप के क्षेत्र वाली है, जर्मनी, लैटिन, ग्रीक, अपने यहाँ पे संस्कृत और बाकी सारा जो लैंग्वेज है, इसमें सादृश्यता मूलक समानता है। मतलब दिखता सिमिलर जैसा है, समरूपता है और व्याकरण में काफ़ी समानता है। इस वजह से इसको एक नाम दिया जाए भारूपीय। इसके अंदर में और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम लोग जब सिनॉप्सिस बना रहे हैं तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग लेके आगे बढ़ने वाले हैं उसी को आगे हम लोग इसको सिनॉप्सिस या नोट्स के तौर पे रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। सिनॉप्सिस बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए कि आप उसको कभी भी आधे घंटे 1 घंटे में एक पेपर को पूरा रिवाइज कर पाएँ। तो ये एक फॉर्मेट है कि आपको कैसे सिनॉप्सिस बनाना है। फिर इसी में भारूपीय भाषा परिवार की अगर विशेषता की बात की जाए तो इसकी प्रवृत्ति जो होती है श्लिष्ट योगात्मक होती है। ये क्या होता है? तो योगात्मक और अयोगात्मक, इस प्रकार से जो भाषा का आकृति मूलक अगर वर्गीकरण देखा जाए, ये तो पारिवारिक हो गया आपका पारिवारिक वर्गीकरण जिसमें भारूपीय नाम आ जाता है, लेकिन एक और वर्गीकरण होता है आकृति मूलक। आकृति मूलक का मतलब अगर नाम देख रहे हैं, आकृति से उसको मिलना जुलना होना चाहिए, आकृति से कुछ संबंध है जो उसका शेप साइज है। तो योगात्मक मतलब किसी 2 वर्ड को जोड़ के कुछ नया निकल के आ जाए तो योगात्मक होता है, कुछ नया ना निकल के आए तो अयोगात्मक होता है। योगात्मक में जितना भी भारूपीय वाला है योगात्मक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ भी नया अगर हम लोग जोड़ते हैं, नया वर्ड हम लोग को मिल जाता है। हम में सब जोड़े हम सब हो गया। इसी प्रकार से जो अयोगात्मक है उसमें चीनी, तिब्बती, वो सारा लैंग्वेज, हर चीज़ के लिए एक अलग लैंग्वेज, अलग वर्ड ही है। तो अंतर ये तो यहाँ पे हो गया योगात्मक और अयोगात्मक में। योगात्मक को भी डिवाइड किया गया है जिसमें एक भाग है श्लिष्ट योगात्मक, जिसमें कि विभक्ति की प्रधानता होती है। तो इसी के अंतर्गत भारूपीय आ जाता है। भारूपीय भाषा परिवार का विशेषता का दूसरा अगर पॉइंट देखें तो इसका समास जो है वो इस भाषा का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट चीज कि क्रिया शब्द की उत्पत्ति, जो क्रियापद है उसकी उत्पत्ति एक खास धातु से होती है। क्रियापद में काल निर्धारण वो धारणा आधारित होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, उसमें जो वो धारणा आधारित होगा। फिर भाषा में क्या है, लयात्मकता होती है, कंटिन्यूटी होती है। इससे क्या है कि जो उसका मीनिंग है वो समझने में काफ़ी सहायता मिल जाती है।
तो ये इसकी विशेषता हो गई। ये आप 5 पॉइंट अपने नोट्स में इस तरीके से बना लेंगे। इस चीज़ को आपको तब प्रिपेयर करना है जब आप किसी बुक से या किसी टीचर से इस चीज़ का पढ़े हैं, उसको नोट्स आप देखे हैं, फिर उसके बाद आप ये सिनॉप्सिस वो सारा कुछ पढ़ने के बाद बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई न्यू कमर सीधा सिनॉप्सिस सिर्फ पढ़ के चला जाएगा तो इतना सारा कुछ वो निकाल के नहीं लिख सकता है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे आपका आंसर फ्रेम होगा। ये बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आपको सिनॉप्सिस आपका रहेगा। तो नामकरण हो गया, विशेषता हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कि बहुरूपीय का महत्व क्या है, बहुरूपीय भाषा परिवार का। तो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे 47% आबादी जो है इसको बोल रही है। हर महादेश में इसका कुछ ना कुछ प्रभाव हर इसके अंदर की भाषा है, इस भाषा परिवार की। धर्म ग्रंथों की भाषा में देख सकते हैं, वेद है, अवेस्ता, बाइबिल, त्रिपिटक, कुरान शरीफ, सबकी भाषा में बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा का ही प्रयोग किया गया है। आज के युग में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर युग में ज़्यादातर इंग्लिश यूज हो रहा है, तो वो भी एक बहुरूपीय भाषा परिवार के अंदर का ही भाषा है। फिर बहुरूपीय भाषा परिवार से कई सारी भाषाओं का जनन हुआ है जिसमें मैथिली भी एक है। तो ये इसका महत्व हो गया। महत्व के अंदर का आपका 4-5 पॉइंट के अंतर्गत में आ जाएगा। ये 5 पॉइंट आप रिकॉल करने के लिए है कि जो बेसिक नोट्स में क्या दिया हुआ, 5 पॉइंट से आप आगे बढ़ के उसको लिख दे सकते हैं। इसको आप एक्सपैंड कर दे सकते हैं एक पेज में। नेक्स्ट आ जाते हैं कि बहुरूपीय भाषा परिवार से मैथिली का अगर संबंध पूछा जाए तो आप पूरा जो इंट्रोडक्शन है उसमें नामकरण और वो सारी कुछ लिखते हुए इस डायग्राम को आप लेके आ सकते हैं कि बहुरूपीय भाषा परिवार ये 2500 ईसा पूर्व में आया है, जिसका कि एक शाखा निकला इंडो ईरानी 1800 ईसा पूर्व में। उसके बाद फिर 1500 ईसा पूर्व में ईरानी शाखा अलग हो गई, भारतीय आर्य भाषा ये शाखा अलग हो गई 1500 ईसा पूर्व में। फिर जो भारतीय आर्य भाषा है इसको 3 शाखा में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो प्राचीन वाला जो है उसमें आ जाता है आपका वैदिक संस्कृत, मुख्य भाषा संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो मुख्य भाषा संस्कृत और लौकिक संस्कृत है इससे प्राकृत का जन्म हुआ 500 ईसा पूर्व में। इसके आगे जो भी चीज है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आएगा। तो प्राकृत के अंतर्गत में प्रतीच्य, प्राच्य, उदीच्य, दक्षिणात्य और मध्य देशीय क्षेत्र वाइज जो डिवाइड हो गया। प्रतीच्य आपका पश्चिमी दिशा, प्राच्य आपका पूर्वी दिशा, उदीच्य उत्तर में, दक्षिणात्य दक्षिण में, मध्य देशीय जो सेंटर है उस क्षेत्र में। और इन सब से जो है अपभ्रंश निकला, इसी का थोड़ा सा चेंज मॉडिफाइड फॉर्म अपभ्रंश। फिर उससे जो है उसका अभट फॉर्म डेवलप हुआ है उसके आगे चल के। जैसे प्राच्य वाला जो अपभ्रंश है, हम लोग इस पे आते हैं, तो प्राच्य वाले से अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश ये निकला है। तो अर्धमागधी वाले से सौरसेनी, अवधी, भोजपुरी इन 3 भाषा का जन्म हुआ। जबकि मागधी वाला जो अपभ्रंश है उससे अभट आया, अभट से 5 भाषा का जन्म हुआ, बांग्ला, उड़िया, आसमी, मैथिली और मगही। तो ये नीचे वाला जो सीरीज है ये नवीन भारतीय आर्य भाषा नभा के अंतर्गत में आ जाता है। तो ये 3 डिवीजन हो गया आपका भारतीय आर्य भाषा का भी। यहाँ पे आप ये भी चीज़ सीख लिए। तो इस फोटो से आपको पता चल गया कि कैसे बहुरूपीय से मैथिली आता है। अब इसको दिखाने के लिए कि बहुरूपीय में मैथिली है, इसका कुछ उदाहरण हम लोग लिखेंगे। इस फोटो डायग्राम को आप पूरा बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ हुआ है। उसके बाद फिर बहुरूपीय में मैथिली, तो उसके लिए पहला आपका होगा कि स्वर। तो संस्कृत का जो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये सारा जो है ये संस्कृत से उठता हुआ सभी लगभग जो भाषाएं हैं सब में है, मैथिली में भी है। तो ये दिखेगा कि वही कंटिन्यूटी चला आ रहा है। फिर संस्कृत का 7 विभक्ति था, तो वो 7 विभक्ति जो है नभा में, नभा की भाषा में 3-4 विभक्ति तक सिमट के रह गया है। अगला पॉइंट देख लें कि वचन एवं लिंग। तो वचन वाली जो बात है, जो संस्कृत में 3 लिंग होता था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो वो जो है अब बाकी जो नभा में है वो सीधा एक वचन और बहुवचन में हो गया। तो वही चीज़ हम लोग को मैथिली में भी ये चीज़ हुआ है, ये चेंज। लिंग के तौर पे देखें तो संस्कृत में 3 लिंग था जो आगे बढ़ के बाकी जो नभा की भाषा है उसमें 2 लिंग में बदल गया है। लेकिन मैथिली में जो है तीसरा लिंग का अवशेष हम लोग को देखने को मिलता है नपुंसक लिंग में, उसका उदाहरण हम लोग आगे देखेंगे। चौथा पॉइंट कि जो संस्कृत का तत्सम शब्द था उसका तद्भव रूप अभी देखने को हम लोग को मिलता है, और जो व्याकरणिक क्लिष्टता थी वो जो है अब सरलता की दिशा में अग्रसर है।
तो ये हो गया आपका भारोपीय और उसमें मैथिली। अब इससे जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 63वीं और 65वीं दोनों में पूछा गया है कि भारोपीय भाषा परिवार का नामकरण, महत्व और विशेषता। ये तीनों पॉइंट हम लोग वहाँ पे देख लिए, विशेषता, नामकरण और सीधा सीधा आ गया। अगर आपके पास सिनॉप्सिस इसका प्रिपेयर्ड था तो वो 3 पॉइंट को आप लेते, उसके बेसिस पे उसको एक्सपैंड कर देते आपको। तो इसको करना उसी तरीके से, नोट्स आप पढ़िए, पढ़ के अपना सिनॉप्सिस बनाइए। सिनॉप्सिस का जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये कोई गाइडिंग प्रिंसिपल सिर्फ है, इसको आप आगे एग्जाम में उस तरीके से यूज कर सकें, अपना खुद का सिनॉप्सिस बनाएं, उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्या है कि भारोपीय भाषा प्रमुख भाषा का परिचयात्मक विवरण दैत मैथिली भाषाक वैशिष्ट वर्णन करूं। तो वही है आपका क्वेश्चन कि भारोपीय में मैथिली कैसे है, उसका थोड़ा सा भारोपीय का परिचय दें, उसके बाद फिर वहाँ से मैथिली रिलेशन उस चीज़ को आप आगे लेके आएँ। नेक्स्ट क्या है, भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली के स्थान रेखांकित करूं। तो वो जो है सीधा भारोपीय वाला जो डायग्राम है वो बनाएंगे हम लोग। पहले थोड़ा सा इंट्रो में आप नामकरण, विशेषता, वो सारा कुछ भारोपीय का करेंगे, उसके बाद फिर ये फोटो बनाएंगे, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर मैथिली में रिलेशन, तो मैथिली में कैसे संबंध है वो 5 पॉइंट जो हम लोग देखे, स्वन के आधार पे, वचन, लिंग, तो कारक चिन्ह, व्याकरणिक क्लिष्टता, ये सारे पॉइंट के बेसिस पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली के स्थान, भारोपीय भाषा का परिचय, तो परिचय में उसका नामकरण और विशेषता, महत्व, यही 3 पॉइंट आपको लिखना होता है। फिर अगली बार फिर से मैथिली में मैथिली का स्थान पूछा गया। भारोपीय में काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो एक बार आप अगर पढ़ लेते हैं नोट्स, उसका सिनॉप्सिस बना लेते हैं और प्रीवियस ईयर को अगर अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं तो बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप क्वेश्चन पिक यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आते हैं कि मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम। तो ऐतिहासिक विकास क्रम में जो भारोपीय से मैथिली तक पहुंचे वो एक पार्ट हो गया आपका। फिर मैथिली का भी विकास जो है प्राचीन मैथिली, मध्यकालीन मैथिली और आधुनिक मैथिली के तौर पे हुआ है। और प्राचीन मैथिली की अगर शुरुआत मानी जाए तो वो 1300 से 1600 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें जो भाषाविद मैथिली के हैं वो बहुत ज़्यादा इनमें वेरिएशन है। कुछ लोग 800 से स्टार्टिंग मानते हैं, 800 से 1200 1300 साल तक का मानते हैं, कुछ लोग इसको 1300 से 1600 प्राचीन काल में रखते हैं। तो ये काफ़ी लोगों का वेरिएशन है। ये वाला पार्ट जब हम लोग उसका विभाजन देखेंगे, कालिक विभाजन, तो उस वाले पार्ट में भी काफ़ी क्लैरिटी आएगी। लेकिन जो मान्य है वो हम लोग इसको रख सकते हैं कि प्राचीन का टाइम 1300 से 1600 ईस्वी तक, मध्यकालीन का 1600 से 1800 ईस्वी तक, और जो आधुनिक है वो 1800 से आज तक, आद्यप्रंत, आयधरी। ठीक है, तो ये विकास क्रम। और उसके बाद फिर जो तीनों कालों में अंतर है उसको हम लोग कुछ कुछ पॉइंट से देख लेंगे। जैसे कारक विभक्ति है, तो कारक विभक्ति जो है इसका प्रयोग प्राचीन में बहुत सारा जगह पे होता था। जैसे जो कर्ण संप्रदान, कर्ण और अपादान में, उसमें ए लगता था। तो ये सारा उदाहरण के साथ में आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे जब आप सिनॉप्सिस इसको बनाएंगे। तो सर्वनाम के प्रयोग में भी बहुत सारा अंतर होता था। प्राचीन मैथिली में जैसन, ऐसन, तो इस तरीके का प्रयोग होता था, तो जो कि आज के मैथिली में जेहन, एहन, इस टाइप से वो बदल गया है। फिर अगला जो है क्रियापद का प्रयोग। तो क्रियापद का प्रयोग में भी जो प्राचीन मैथिली है उसमें कर्मणी प्रयोग होता था क्रिया का। जैसे देखी, देखते, जो कि अभी जो है देखै तछी, उस तरीके से वर्तमान में बदल गया है। तो ये परिवर्तन अगर आप पूरा इस पॉइंट के आधार पे अगर बना के रखते हैं तो वो याद करना काफ़ी आपके लिए ईजी होगा। फिर शब्दगत लिंगक विद्यमानता, जैसे एक उदाहरण है इसमें कि कोमली कामनी बिघटती साटी। तो जो कामनी है उसके लिए कोमली आया, वो तो ठीक है कि कामनी जो है लेडीज हैं उनके लिए कोमली का शब्द हुआ, लेकिन जो साटी है वो नपुंसक लिंग है, तो उसमें भी जो है लिंग का प्रयोग कर दिया गया है, बिखटती। तो वो चीज़ अब धीरे धीरे जो आधुनिक है मैथिली उसमें खत्म हो गया है। फिर शब्द संबंधी, बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो कि प्राचीन मैथिली में प्रयोग होते थे, अभी उसका अलग रूप प्रयोग होता है। जैसे बिही, तो बिही का मतलब अभी जो है विधाता होता है। तो इस तरीके का शब्द का बहुत सारा कलेक्शन है, तो वो उसको भी आप पॉइंट वाइज यही पॉइंट के अंदर में उदाहरण लिखते हुए सिनॉप्सिस अपना जब प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे वैसे करके बना लेंगे। तो इस सिनॉप्सिस बनाने का बस मैं गाइडिंग प्रिंसिपल आपको दे रहा हूँ कि ये सारा आधार होगा।
अब देखिए कि मैथिली भाषा का उद्गम, जो आप विकास क्रम पढ़े उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राचीन युग एवं मध्य युगीन मैथिलिक विशेषता। तो वो जो 5 पॉइंट अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं युग वाइज तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मैथिली भाषा के उत्पत्ति कोना भेल एकर विकासक रूपरेखा के रेखांकित करूं। तो इसमें बहुरूपीय से आप यहाँ मैथिली तक लेके आएंगे, फिर मैथिली में जो 3 पार्ट डिवाइड हुआ है उसको लेके बताएंगे। फिर क्या है, मैथिली भाषा को उद्भव और विकास रूपरेखा प्रस्तुत करत मध्यकालीन मैथिलिक विशिष्ट पर प्रकाश दिए। तो आप उद्भव विकास को दिखा देंगे, उसके बाद फिर जो मध्यकालीन मैथिली का विशेषता होगा, विशेषता का आधार वही आप लेके चलेंगे। कारक चिन्ह हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रियापद हो गया, ये सारा जो है हमारा बेसिस होगा। फिर नेक्स्ट जो है वो भी उसी तरीके से है, इसमें भी मध्यकालीन मैथिली की विशेषता पूछा गया, 56वीं से 59वीं में पूछा गया। फिर भारतीय आर्य भाषा विकासक क्रम के दिखाऊं, तो भारतीय आर्य भाषा में मैंने उस डायग्राम में बताया था आपको, जो बहुरूपीय वाला चार्ट था, कि उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और नवीन भारतीय आर्य भाषा, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो वहाँ से आप पूरा निकाल के लिख सकते हैं। तो ये सिनॉप्सिस बनाने का हमारा फायदा होगा यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके का अगर सिनॉप्सिस बना लेते हैं तो कोई भी मिलता जुलता अगर क्वेश्चन है तो आप उसको बहुत ही इजीली एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि मैथिली हिंदी, इनका संबंध, जो विभिन्न विभिन्न भाषा से संबंध अगर बताया गया है, तो संबंध शुरुआत अगर करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन में आप दिखाएंगे कि बहुरूपीय में नभा के अंतर्गत में दोनों भाषा का विकास हुआ है। अब स्वतंत्र अस्तित्व कैसे रखता है, तो इसके लिए जो ग्रियर्सन महोदय हैं वो समस्त भाषा को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, अंतरंग, मध्यवर्ती और बहिरंग। तो जो हिंदी है मध्यवर्ती के अंतर्गत आता है, जबकि जो बहिरंग के अंतर्गत में मैथिली आता है। बहिरंग में जो है बिहारी भाषा, इसके अंदर में प्राच्य को लाया गया है, प्राच्य के अंदर में बिहारी, बिहारी के अंदर में 3 भाषा का विकास हुआ। 3 भाषा कौन कौन थे, तो आपका मैथिली, मगही और भोजपुरी। एक तो इनका अपना मानना है कि कैसे अलग अस्तित्व दिख गया, ग्रियर्सन साहब दिखा दिए। दूसरा जो ओपिनियन है वो है सुनीति कुमार चटर्जी जी का, वो जो है समस्त भाषा को 5 भाग में बांटते हैं उदिच्य दिशा के हिसाब से, उदिच्य, प्रतीच्य, दक्षिणात्य, मध्य देशीय और प्राच्य। तो यहाँ पे भी जो मैथिली आता है आपका प्राच्य के अंतर्गत में आता है, बिहारी के अंतर्गत में, वही 3 लैंग्वेज जो अभी जस्ट बताया था हम लोगों ने, और हिंदी का विकास मध्य देशीय के साथ में निकल के हुआ है। तो ये दिख गया कि आपका अलग अलग अस्तित्व तो है। अब उसके बाद इसको उदाहरण से आपको सफाइस करना पड़ेगा कि कैसे अलग अस्तित्व यहाँ पे है। अगर मैथिली हिंदी संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें उदाहरण के तौर पे लिंग एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि लिंग के आधार पे इसको कैसे बांटा गया है। तो मैथिली में जो है नपुंसक लिंग का अवशेष ये देखने को मिलता है। जैसे मैथिली में अगर बोला गया ककरा से काज अच्छी, तो ये किसी आदमी का सूचक है। वहीं अगर किसी वस्तु का सूचक होगा तो कथी से काज अच्छी। इसी चीज को हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में हम लोग लिखेंगे कैसे, किससे काम है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ों में लगभग सिमिलर रहेगा। आदमी के लिए भी वही बोलेंगे, वस्तु के लिए भी वही बोलेंगे, लेकिन ये अंतर मैथिली में है। वहीं हम लोग सर्वनाम में जाते हैं, तो सर्वनाम में जो है हिंदी में 2 कक्षा है, एक उच्च कक्ष और दूसरा निम्न कक्ष। उच्च कक्ष का उदाहरण अगर हम लिखें तो हम लोग आप बोलते हैं, निम्न कक्ष में तुम बोलते हैं। मैथिली में 3 कक्षा है, उच्च कक्षा है, सम कक्ष है और निम्न कक्ष है। उच्च कक्ष के तौर पे अहाँ, किसी को इज्जत देने के लिए आप अहाँ बोलते हैं। सम कक्ष में आप तोहरा बोलते हैं, निम्न कक्ष में आप तुम बोलते हैं। ठीक है, अगर आप बराबर का है तो वो सम कक्ष हो गया। निम्न मतलब आप अपने से नीचे को, किसी को अनादर का भाव दिखा रहे हैं। तो तीसरा कंपैरिजन क्रियापद को लेके देखते हैं। तो जैसे जो हिंदी का है उसका मैथिली में 21 रूप हमारे पास उपलब्ध है। जैसे अच्छी होता है, छैक होता है, छथी होता है, छत होता है, और भी कई सारे, छनी, बहुत सारे रूप हैं। फिर मैथिली के क्रियापद में एक और विशेषता है, उसमें संकुचन की भी प्रवृत्ति है। जैसे जायत अच्छी को जायच भी लिखते हैं हम लोग, तो ये प्रवृत्ति हिंदी में नहीं मिलती है। तो ये एक अंतर यहाँ पे आपको आ गया। फिर वचन में देखेंगे तो वचन में जो है प्रसर्ग लगा के बनाने की प्रवृत्ति मैथिली में है। जैसे बालक में सब जोड़ें तो बालक सब हो गया। हिंदी में जो है कारक चिन्ह टाइप से एकार या इकार उस टाइप का कुछ आप लगा देते हैं, तो ये प्रवृत्ति आपको हिंदी में मिलती है। लड़का तो लड़के। फिर हिंदी का जो स है, श, श और स, ये तीनों का जो है मैथिली में
इसका मैथिली में तीनों का मिला के स हो गया है। शब्द भंडार की दृष्टि से अगर देखें तो शब्द भंडार में जो हिंदी पे है, हिंदी पे उर्दू, अरबी और अंग्रेजी का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैथिली में हम लोग देखते हैं तो उस पर बांग्ला, उर्दू और अंग्रेजी इनका प्रभाव है और सभी शब्दों का सहज स्वीकार्यता इसमें है। ठीक है, अब इसी का हम लोग अगर हिंदी वाला संबंध है, मैथिली हिंदी संबंध, तो इसमें निष्कर्ष में फिर हम लोग करेंगे कि दोनों का उत्पत्ति भारूपीय से हुआ है, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है और दोनों शब्द एक दूसरे से शब्द सबका आदान प्रदान करते हैं। बहुत सारे रचनाकार तो ऐसे हैं जिनका कि दोनों ही भाषा में रचना पब्लिश हुआ है, जैसे यात्री जी का। यात्री जी जो है हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं। राजकमल भी कुछ कुछ हिंदी में रचना किए हैं। फिर उषा किरण खान जी हैं, तो उन्होंने भी हिंदी और मैथिली दोनों ही भाषा में रचना किया है। तो ये जो है संबंध को दिखाता है, तो ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका मैथिली, बांग्ला, भोजपुरी और मगही। तो ये चारों लैंग्वेज में हम लोग एक साथ में देख लेंगे। जब जिससे पूछेगा उसको आप एज ए उदाहरण यहाँ पे लेके जाएंगे। तो जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उत्पत्ति में समानता, वही भारूपीय वाला सीधा वो लिखेंगे। स्वतंत्र अस्तित्व कैसे है, तो वो ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी जी जो अभी हम लोगों ने देखा था हिंदी में, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लेके आ सकते हैं। अब इसमें स्वतंत्र अस्तित्व कैसे है, तो इसमें लिंग का जो प्रयोग है उसके हिसाब से, तो मैथिली में जो है क्रियापद और विशेषण में अर्थगत लिंग उसकी विद्यमानता देखने को मिलती है। जैसे मैथिली में क्या है, हम लोगों ने लिखा छोटकी बेटी गेली, तो यहाँ गेली ये क्रियापद में है और जो विशेषण के तौर पे अगर देखें तो छोटकी में इसका प्रयोग है। मगही में क्या है, छोटकी बेटी गेलन, तो यहाँ क्रियापद में वो चीज़ विलुप्त हो गया। भोजपुरी में छोटकी बेटी गैली। वहीं बांग्ला में क्या है, बांग्ला में छोटो खुकी गेलो, इसमें न क्रियापद में कोई लिंग की बात है न ही विशेषण में। तो ये अंतर चारों लैंग्वेज को अगर हम लोग साथ में देखते हैं तो कंपैरिजन हम लोग को दिख जाता है। अगर मान लीजिए कि मैथिली मगही का कंपैरिजन पूछा तो ऊपर का 2 पॉइंट लिखेंगे, मैथिली बांग्ला पूछा तो मैथिली और बांग्ला वाला पॉइंट उठा के लिख लेंगे यहाँ से हम लोग। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग वचन में देखते हैं। तो वचन में जब हम लोग एक वचन से बहुवचन मैथिली में बनाते हैं तो परसर्ग लगा के बनाते हैं। जैसे बालक का बालक सब कर दिए, बांग्ला में वही होता है, छेले का छेले गुली हो गया। मगही में जो है यही प्रवृत्ति न लगा के और भोजपुरी में भी न लगा के हम लोग कर दिए हैं। जैसे मगही में क्या है, लड़का तो लड़कन हो गया, भोजपुरी में लड़िका होता है तो लड़िकवन हो जाता है। ठीक है, फिर अब हम लोग इसी को देख सकते हैं कारक चिन्ह के तौर पे कैसे प्रयोग होता है। तो मैथिली में बालकक, बालक सौ, बालक में। बांग्ला में जाएंगे तो छेलेर, छेले हतो, छेला के। मगही में आएंगे तो लड़का के, लड़िका से, लड़िका में। भोजपुरी में भी उसी टाइप का रहेगा, लड़िका के, लड़िका से, लड़िका में। शब्द भंडार अगर उसका कंपैरिजन देखें तो मैथिली जो है, मैथिली, मगही और बांग्ला ये एक दूसरा से प्रभावित हुआ है, जबकि भोजपुरी जो है उस पर अवधि का प्रभाव ज़्यादा है। तो ये आप चारों भाषा का एक साथ में कंपैरिजन देख लिए, ये आपका सिनॉप्सिस बना हुआ है। तो आप जो भी पूछा जाएगा, जिस भी भाषा दो का अगर पूछा जाता है तो उसका एग्जाम्पल उठा के यूज वहाँ पे किया जा सकता है। तो ये हमारा सिनॉप्सिस बनाने का तरीका होगा। अब मैथिली बांग्ला का स्पेशल अगर देख लें तो उसमें हम लोग जो इंट्रोडक्शन है उसमें दिखाएंगे कि विद्यापति, गोविंद दास, इनको दोनों ही भाषा में माना जाता है, दोनों ही भाषा में इनकी सहज स्वीकार्यता है। फिर अगर संबंध की बात की जाए तो पहला आधार अगर स्वर्ण जो अल्फ़ाबेट है उसका उदाहरण लेते हैं तो मैथिली में जो छ है, जो हिंदी का छ है, वो मैथिली में ख और छ के तौर पे होता है, जैसे परीक्षा है, यही बांग्ला में जो है परीक्षा हो गया है। अगर तीनों स है हिंदी का तो वो हिंदी में जो है मैथिली में दंत स हो जाता है, जबकि बांग्ला में तालव्य स हो जाता है। न का प्रयोग जो है मैथिली में दिखता है कई जगहों पे और बांग्ला में ये प्रयोग नहीं होता है। तो ये स्वन के आधार पे हम लोग देख लिए। फिर अगला देखते हैं उच्चारण के आधार पे। तो उच्चारण जैसे अ शब्द जो है उसके उच्चारण में वर्तुलीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जो कि बांग्ला में ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हम लोग अर्णव बोलते हैं तो मैथिली में अर्णव बोले, बांग्ला में जब बोलेंगे तो उसको अर्णव बोलते हैं। तो यही जो ओठ आपका गोल होता है वही उसी प्रवृत्ति को हम लोग वर्तुलीकरण बोलते हैं। तो ये प्रवृत्ति बांग्ला में ज़्यादा है। फिर उच्चारण में एक चीज़ और दिखता है कि
उच्चारण में द्वित्व भाव, ये बांग्ला में ये प्रवृत्ति हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे मैथिली में अगर आत्मा है तो बांग्ला में उसको आत्मा बोलेंगे, तो ये त शब्द का द्वित्व भाव वहाँ पे उच्चारण में दिखा, ये उच्चारण में अंतर हो गया। फिर अगर लिपि में हम लोग जाते हैं तो लिपि में जो दोनों लिपि है, बंगाक्षर और तिरहुता लिपि जो मैथिली की लिपि है, तो दोनों में 49 अल्फ़ाबेट्स ही हैं, जिसमें कि 30 अल्फ़ाबेट लगभग सिमिलर हैं। और क्रियापद की अगर बात की जाए तो क्रियापद जो है मैथिली में ज़्यादा जटिल है कंपेरेटिवली, क्योंकि इसमें आदर अनादर, क्रियापद, काल, उसके बाद फिर आपका कर्ता का जो है कक्षा, तो ये काफ़ी सारा एरिया है जिसपे कि क्रियापद बदलता है, उसमें वेरिएशन आता है। निष्कर्ष के तौर पे आप यही बोलेंगे जो आपने हिंदी वाले में लेके गए थे, उसमें यही रखना है कि एक ही भाषा से जन्म हुआ है, भारूपीय से ही सारा कुछ ये निकल के आया है और दोनों अपना अपना अलग अस्तित्व रख रहा है। तो ये आपका निष्कर्ष के तौर पे यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका मैथिली संथाली का, ये वाला संबंध जनरली किसी नोट्स में जनरली नहीं मिलता है, तो ये मैंने गूगल कर के इस चीज़ को बनाया है, और भी हो सकता है टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनके नोट्स में बेहतर हो, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर संबंध, इसका इंट्रोडक्शन दिखाएंगे कि क्यों संबंध है, तो स्थानीय निकटता एक कारण है कि भागलपुर और निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्र से पास का जो संथाली वाला एरिया है वो सटता है, और भागलपुर वाला जो एरिया है वहाँ पे मैथिली वाला चीज़ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित एक दूसरे से होता है, जिसकी वजह से इनमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी या थोड़ा बहुत अंतर जो है दिखता है। अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो जन्म और निकटता ये एक पोजीशन हो गया, और स्वतंत्र अस्तित्व कैसे है तो उसके लिए ये 4-5 पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बर्तुलीकरण की प्रवृत्ति, ये मैथिली में भी है लेकिन बहुत कम है, जो कि संथाली में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैथिली में अगर खबर बोलते हैं तो उसको संथाली में खोबोर बोलते हैं। वहीं अगर हम वचन की बात करें तो मैथिली में जो है 2 वचन होता है, एक वचन बहुवचन, संथाली में 3 वचन होता है। जैसे मैथिली में हम और हम सब, तो संथाली में यही जो है इय, आलिय और आले होगा। तो इय यहाँ पे जो य लिखा गया है वो य एक्चुअली नहीं है, चछ जज है इय वाला, उसको आपको य लिखना है। वो हम लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन ये लिख नहीं पा रहा था हम लोग के टाइपिंग में, तो वो आपको सही वहाँ पे सुधार लेना है। आलिया में भी वही य वाला है, चछ जज है इय वाला। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम में अंतर। तो सर्वनाम में जैसे मैथिली में हम लोग जो सर्वनाम में अहाँ और अहाँ सब, जो अब बहुवचन बनाए वहाँ अहाँ सब कर दिए। संथाली में जो है अहाँ के लिए शब्द है आम और अहाँ सब के लिए आपे। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं प्रवृत्ति, परसर्ग लगा के उस चीज़ को नहीं बनाया गया है, यहाँ पे अलग से एक जो है चिन्ह टाइप से जोड़ लिया गया है और उसके बाद फिर इसका बहुवचन बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिंग के आधार पे। तो मैथिली में जो है 3 लिंग हम लोग देखते हैं, जिसमें भी कि नपुंसक लिंग का अवशेष देखने को मिलता है, जो हम लोगों ने उदाहरण वहाँ पे देखा था कि ककरा से काज थी और कथी से काज अच्छी। वहीं अगर संथाली को देखें तो उसमें 4 लिंग का हम लोग को दिख जाता है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है और निजी लिंग है। ठीक है, तो ये 4 ग्राउंड है, आप इसके बेसिस पे इस आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब इस संबंध वाले से क्वेश्चन देखें तो आपका भोजपुरी मगही के साथ में मैथिली का संबंध, तो वो वाला जो सिनॉप्सिस था भोजपुरी मगही और मैथिली तीनों एक साथ में था, उसको आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। फिर बांग्ला और संथाली भाषा के संग मैथिली का संबंध, ये 64वीं में पूछा था। तो बांग्ला का संथाली और दोनों पॉइंट आपका है, दोनों पॉइंट को आप लेके साथ में आ सकते हैं। फिर हिंदी एवं बांग्ला भाषा के संग मैथिली का संबंध, ये वाला हो गया। भोजपुरी और मगही के साथ मैथिली का संबंध। फिर अगला संथाली, मगही, भोजपुरी और बांग्ला के संबंध। नेक्स्ट जो है 53वीं से 55वीं में पूछा गया है, पूर्वांचलीय भाषा समूह में से कोनो 3 गोटा भाषाक संग मैथिली संबंध के स्थापित करूँ, स्पष्ट करूँ, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको जो आप सीखे हैं उस चीज़ का सिनॉप्सिस अगर आप एक बार बना लेते हैं, कोई भी नोट्स आप पढ़ते हैं उसका सिनॉप्सिस एक बार बना लेते हैं, उसके बेसिस पे आप काफ़ी जल्दी उसको रिवाइज कर पाएंगे कभी भी, और उस सिनॉप्सिस के बेसिस पे उसको आंसर को एक्सपैंड कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो आज के वीडियो में हमारे पास ये इतना तक ही है पार्ट। आगे का पार्ट जो है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस मैथिली का हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
तो ये पहला पार्ट था इस सीरीज में हमारा, इस वीडियो का। तो आप लोग इससे जो भी सीख मिलता है उससे सीखें। इसको अगर आपको पीपीटी डाउनलोड करना है तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल उपलब्ध है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आगे जो 2 पार्ट बच गया है हमारा खंड क में, उसको हम लोग अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि उसको कैसे करना है, उसका सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है हमारे पास। और मैथिली जानने समझने वाले जितने भी लोग हैं जो यूपीएससी और बीपीएससी की एग्ज़ाम अपीयर होना चाह रहे हैं, तो उन सभी लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनाएं, कैसे चीज़ों को मेमोराइज रखना है। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।